नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समास। तो इसके पहले हम लोग संधि पढ़ चुके थे, संधि खत्म हो गया। अब हम लोग का नया टॉपिक क्या होगा? समास। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? समास। अब प्रश्न ये आता है कि समास कहते क्या है, किसे हैं? तो समास देखिए, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को क्या करते हैं? समास। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि समास कहते किसे हैं। तो यहाँ पर समास देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि समास के तत्व। अभी हम लोग एक चीज को देखेंगे, उसके बाद आप लोग को खुद ही समझ में आने लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे समास के तत्व। तो समास के तत्व कौन कौन से हैं? तो चार तत्व होते हैं। ठीक है। समास के कितने तत्व होते हैं? चार। तो चार में से पहला कौन सा हो जाएगा? देखते हैं हम लोग, समस्त पद। ठीक। दूसरा पूर्व पद। तीसरा उत्तर पद। और चौथा समास विग्रह। कोई भी शब्द होगा जो समास होगा, उसके ये चार तत्व उसमें निहित होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से निहित होगा। जैसे हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया राजकुमार, कुछ भी ले सकते हैं। तो ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से हमें विग्रह अलग करना है कि इसमें पूर्व पद का भी अर्थ निकलता हो, उत्तर पद का भी अर्थ निकलता हो। तो देखिए, जैसे हम लोग यहाँ से करते हैं डिवाइड, तो ये इधर, ये इधर, तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्व पद। ठीक है। ये कौन सा पद है? पूर्व पद। और ये उत्तर पद। ठीक है। तो ये राज जो है वो पूर्व पद हो गया, कुमार जो हो गया वो उत्तर पद हो गया। ठीक। और ये जब तक दोनों एक में था, जब एक में था तो ये क्या था? समस्त पद वाला था। क्या था? समस्त पद। ठीक। ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, ये समस्त पद। अब जब हम लोग इसको अलग करेंगे तो ये क्या निकलेगा? इसका अर्थ राजा का कुमार। ठीक है। राजा का कुमार। अब ये क्या कहलाएगा? ये हमारा हो जाएगा समास विग्रह। तो ये चार तत्व आप लोगों को समझ में आया गया होगा। ठीक है। तो इन चार तत्वों को आपको समझना था। इसके बाद आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग अब आगे देखेंगे कि इसके तत्व तो हो गए। अब इसके भेद देख लेते हैं कि भेद कितने होते हैं। तो हम लोग भेद देखेंगे। तो भेद जो होता है हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो 6 भेद हम लोग देख लेते हैं। तो 6 भेद में से पहला देखते हैं, क्या लिखेंगे? समास के भेद। समास के भेद। ठीक। तो समास के भेद में से हम लोग देखेंगे पहला भेद क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, पहले पूरा देख लेते हैं। ठीक है। द्विगु समास। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास। फिर उसके बाद चौथा हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास। फिर उसके
बाद पांचवा हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास। फिर हम लोग छठवां देखते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के जो होते हैं हमारे समास होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये होता है पद प्रधानता के आधार पर। तो पद प्रधानता के आधार पर भी हम लोग देख लेते हैं, पद प्रधानता के आधार पर। ठीक है, तो पद प्रधानता के आधार पर हम लोग देखेंगे यदि, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने? तो पद प्रधानता के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक, तो 4 प्रकार में से जैसे देखिए इसमें ऐसे आएगा, जैसे देखिए पूर्व पद प्रधान, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो उस वो कौन सा उसमें समास होगा? तो पूर्व पद प्रधान होने पर वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। अब इसके बाद यदि पूर्व पद के बाद उत्तर पद प्रधान हो जाए तो देखते हैं हम लोग उत्तर पद प्रधान। यदि उत्तर पद प्रधान होता है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष, ठीक। उत्तर पद प्रधान होने पर तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष में से 2 और होते हैं इसी के भेद। तो एक होता है कर्मधारय, एक कौन सा होता है? कर्मधारय, और एक द्विगु। ठीक, तो उत्तर पद प्रधान जो जिसमें होता है कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष, इन तीनों में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान। अब यदि इनमें से दोनों पद प्रधान भी तो हो सकता है, तो दोनों पद प्रधान, तो दोनों पद प्रधान किसमें होगा? तो हमें ये देखना है कि दोनों पद प्रधान किसमें होगा। तो दोनों पद प्रधान होने का मतलब क्या है? द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। अब दोनों पद प्रधान नहीं होंगे तो क्या होगा? दोनों पद प्रधान ना हो, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि। वो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक चीज और इसमें समझना है, ये प्रधानता क्या होती है। तो हम लोग पहले प्रधानता शब्द को देखेंगे, तो उसके बाद हम लोगों को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग उसके सारे अंगों को नहीं पहचान पाएंगे तब तक हम लोग समास विग्रह करने में हमें परेशानी होगी, और ये भी बताने में कि कौन सा समास किसका है, मतलब बहुव्रीहि का है कि द्विगु का है। तो पहले हम लोग एक शब्द लेते हैं, समझना है एक शब्द का अर्थ प्रधानता। प्रधानता होता क्या है? तो देखिए प्रधानता का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई आपको कोई शब्द सुनाई दिया, ठीक, अब उस शब्द के माध्यम से आपके मस्तिष्क में कैसा छवि बन रहा है, तो वो जो छवि बनेगा वही क्या है? प्रधानता। जैसे में आप लोग देखिए छवि किस तरह से बनता है। जैसे हम लोगों ने एक शब्द बोल दिया, जैसे ले लेते हैं हम लोग घुड़सवार, ठीक है, घुड़सवार। अब घुड़सवार में यदि हम आपसे बोले कि घुड़सवार, तो उसमें क्या है? एक व्यक्ति आपको नजर आएगा जो घोड़े पर बैठा हुआ है। तो वो जो घोड़े पर बैठा हुआ है, हमको क्या आ रहा है दिमाग में कि इस सवार व्यक्ति की बात हो रही है। घुड़सवार का मतलब कि उस व्यक्ति की बात हो रही है, तो जो सवार हुआ उस व्यक्ति का हुआ, तो ये क्या हो गया? इसमें उत्तर पद की प्रधानता। कौन सी पद की प्रधानता हो गई? उत्तर पद की। जिसका छवि हमें बनता हुआ दिखाई देगा वही पद प्रधान होगा। जैसे हम लोग एक और ले लेते हैं, जैसे अभी हमने जो लिया था एक एग्जाम्पल, राजकुमार, ठीक है। तो इसमें राजा का पुत्र था, राजा का पुत्र अर्थात राजा का कुमार, तो इसमें क्या हुआ? राजकुमार। तो इसमें राजा का कोई दिमाग में नहीं चल रहा है, दिमाग में चल रहा है कि राजा का पुत्र जो है वो राजकुमार है, तो उस राजकुमार की बात हो रही है। तो इसमें भी क्या है? इस कुमार की प्रधानता दिखाई दे रही है, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा? उत्तर पद प्रधान, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं, जैसे हमने बोल दिया लंबोदर,
क्या बोल दिया, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर मैंने बोल दिया। अब आपको क्या दिमाग में आ रहा है, गणेश जी? जब गणेश जी दिमाग में आ रहे हैं तो न लंबा न उदर, किसी शब्द का हमें प्रधानता यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अर्थात जब कोई भी पद प्रधान ना हो तो वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो प्रधानता का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं आगे इसके। तो आगे हम लोग क्या देखना है हम लोगों को, अब हम लोग एक एक लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम लोग पहला ले लेते हैं कौन सा, तो उसमें रहेगा हम लोगों का द्वंद्व। तो हम लोग द्वंद्व समास देखते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। तो इसकी पहचान हम लोग दो रूपों में करते हैं। जैसे कि एक करते हैं हम लोग विलोम के अर्थ में देखकर, जैसे शब्दों को देखेंगे, और एक पूरक के अर्थ में देखेंगे। तो जैसे देखिए विलोम के अर्थ में जैसे हम लोगों को देखना है तो क्या है, ये देखिए जैसे हम लोगों ने लिख दिया पाप पुण्य, ऊंचा नीचा। ठीक, अब पूरक के अर्थ में जैसे लोटा डोल, हवा पानी। अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे विलोम का अर्थ क्या कह रहा है, एक तरफ पाप अथवा या तो पाप ही करेगा या तो पुण्य ही करेगा। पाप पुण्य दोनों एक साथ नहीं, या तो ऊंचा ही कोई चीज होगा या तो नीचा ही होगा। एक साथ एक वस्तु कोई दो आकार कैसे रूप धारण कर सकती है, तो ये कह रहा है। अब इसी तरह पूरक एक दूसरे के, यदि हमें पानी को कुएं से निकालना हो तो लोटा जरूरत है कि डोल, तो जब तक लोटा डोल कुछ होगा नहीं तब तक उसको पानी उसमें से निकालेंगे कैसे। तो ये चीज है एक दूसरे के पूरक। इसी तरह कहेंगे कि आपको जीने के लिए क्या जरूरत है, हवा की पानी, तो आप कहेंगे दोनों। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहचान के लिए प्रयोग करना होगा हमें कि ये किसमें है। तो ऐसा जैसा ऐसे मिल जाएगा आपको एग्जाम्पल, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको द्वंद्व समास में रखेंगे। अब द्वंद्व समास में तीन प्रकार से बांट सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए पहला इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, तो इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो शब्द होते हैं समान महत्व के, दो पद समान महत्व के, समान महत्व के। दो पदों का योग होता है, दो पद समान महत्व के होते हैं। ठीक है, होते हैं और दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है। ठीक है, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने बोल दिया राधा कृष्ण। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि आप ये बताइए कि राधा का सब अधिक महत्व है या तो कृष्ण का। तो हम कहेंगे कि अपनी अपनी जगह पर दोनों लोगों का समान महत्व है। तो ये क्या हो जाएगा, राधा कृष्ण। इसी प्रकार सीता राम, तो इसी प्रकार हम लोग बोलेंगे कि सीता का ज्यादा महत्व है या तो फिर राम का। तो आप क्या कहेंगे, दोनों लोगों का समान महत्व है अपने अपने स्थान पर। तो इस तरह से जो आएंगे उदाहरण वो किसके हो जाएंगे, इतरेतर द्वंद्व के। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग इसमें देखिए ये जो योजक होता है इसका अर्थ इसमें और लगाया जाता है। सीता, जैसे सीता और राम। ठीक है, राधा कृष्ण, सीता गीता। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इतरेतर द्वंद्व। और इसमें देखिए इसमें लोग कहते हैं कि इसमें ज्यादातर योजक चिन्ह होता है। तो देखिए जरूरी नहीं है। ठीक है, एक बात को ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि इसमें योजक चिन्ह ही हो। यदि हम लोग बोले ऐसे, मैंने एग्जाम्पल बोल दिया धर्माधर्म, आप इसको क्या इसमें नहीं रखेंगे, इसको क्या हम लोग बोल दें देवासुर, क्या इसको इसमें नहीं रख सकते हैं द्वंद्व में।
क्यों नहीं रख सकते? देखिए रख सकते हैं देव और असुर। अगर अलग अलग करें तो देव और असुर, और जब इन दोनों का संधि करेंगे तो देवासुर बन जाएगा। तो इसमें योजक चिन्ह आया, देखिए समझ में आया। तो इसको जब अलग अलग करने पर हम लोगों को देखना होता है, ठीक है, दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर दोनों का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, विलोम है ना, देव एक तरफ देवता की बात कर रहा है, एक तरफ असुरों की बात कर रहा है, तो ये क्या है, विलोम। तो ये पहचानने का तरीका होता है जो मैंने आपको पूरक और विलोम बताया था। तो अब एक हो जाएगा वैकल्पिक, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं ना, वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व में क्या हो जाएगा, इसमें विरोधाभास शब्द होते हैं, विरोधाभास शब्द होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया वो सब विरोधाभास के ही थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, विरोधाभास शब्द, ठीक है, इसमें विरोधाभास शब्द होते हैं। तो विरोधाभास शब्द कैसे होते हैं, जैसे देखिए पाप, पुण्य, ऊंचा नीचा, ये सब क्या है, विरोधाभास। और ये हमेशा अथवा के रूप में प्रयोग किया जाता है इस योजक चिन्ह का मतलब। या देखिए कहेंगे पाप ही या तो अथवा पुण्य होगा, एक व्यक्ति पाप ही करेगा या पुण्य करेगा, या एक कोई वस्तु है या तो ऊंचा ही होगा या तो नीचा होगा। एक समय में वो कैसे, या तो ऊंचा या नीचे कैसे हो सकता है, या तो पहाड़ी ऊंचा ही होगा या तो नीचा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, वैकल्पिक हो गया। और एक हम लोग देखेंगे, तो एक क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा समाहार द्वंद्व, ठीक है, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि जैसे कि इसमें जैसे कि अपने ही जैसा अर्थ रखने वाले वस्तुओं का इसमें क्या होता है, समाहार होता है। अपने जैसे अर्थ रखने वाले का, ठीक है, लिख दे रहा हूं, अपने जैसे वस्तुओं का, अपने जैसे वस्तुओं का समाहार होता है। मतलब एक ही जैसे वस्तुओं का ये क्या करते हैं, समाहार, मतलब एकत्रित किए रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लूले लंगड़े, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे कि देखिए यहाँ पर बोल दिया मैंने कि लूले लंगड़ों की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो लूले लंगड़ों में क्या होता है कि अपने जैसा, जैसे कि इसमें लूले लंगड़े का कहने का अर्थ ये है कि जैसे इसमें कोई भी व्यक्ति किसी तरह का भी अपंग हो सकता है। तो वो क्या है कि वो बस लूला लंगड़ा ही नहीं होगा, हो सकता है अंधा बहरा गूंगा कुछ भी हो सकता है। वो क्या है, समाहार, अपने अंदर क्या है, पूरा का पूरा लिए हुए है। जैसे हम लोग बोलते हैं घास फूस, तो कहते हैं घास फूस बहुत उग गया है, यहाँ पर बहुत सारे घास फूस हो गए हैं। तो ये क्या है, घास फूस करने का मतलब घास होता है, उसमें पेड़ पौधे बहुत तरह के जीव जंतु भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है, घास फूस में जीव जंतु भी होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद तो जैसे हम लोग कहते हैं अन्य जल, हम लोग कहते हैं कि अन्य जल ग्रहण नहीं किया। तो अन्य जल ग्रहण नहीं करने का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी खाद्य पदार्थ हम लोगों ने नहीं लिया। अब जैसे दाल रोटी हम लोगों ने बोल दिया दाल रोटी, तो दाल रोटी का मतलब पूरे खाद्य पदार्थों का इसमें क्या है, समाहार है। और इसी तरह हम लोग कपड़ा लत्ता बोलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पास कपड़ा लत्ता नहीं है क्या। कपड़ा लत्ता नहीं होने का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा पोशाक, इसमें जो भी हम लोग पहनते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया द्वंद्व समास। इसी तरह हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जो अभी 5 बचे हुए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा था, तो आज के लिए धन्यवाद।